आज हम बात कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पार्ट 2, दैट मींस स्टोकियोमेट्री पार्ट 2। इसमें हम बात कर रहे हैं स्टेट चेंज की। तो जैसे सबसे पहले सॉलिड को अगर हम कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हीट सप्लाई करना पड़ेगा। दैट मीन्स प्रोसेस जो है दैट इज एंडोथर्मिक। सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई है। लिक्विड के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंटरमीडिएट है। ओके, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बहुत लो है। पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज मोर देन सॉलिड्स। इसका मतलब है अगर जब हम हीट सप्लाई करेंगे तो जो मॉलिक्यूल्स पास में थे, जो ओनली वाइब्रेट कर रहे थे, अपना पोजीशन नहीं छोड़ रहे थे, उनके पास एनर्जी जाएगी तो क्या करेंगे? इनसे कॉलिजन करेंगे, टक्कर करेंगे। जब ये कॉलिजन होंगे तो सब मॉलिक्यूल्स की एनर्जी धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि हम बाहर से एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, मतलब हीट सप्लाई कर रहे हैं। तो क्या होगा? थर्मल एक्सपांसन होगा। थर्मल एक्सपांसन सॉलिड, लिक्विड, गैसेस सब में होता है। तो मॉलिक्यूल अल्टीमेटली थोड़े दूर में जाएंगे, फिर थोड़े दूर में जाएंगे। अल्टीमेटली एक कंडीशन आ जाएगा कि इतने दूर में चले जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए। क्योंकि इस सब्सटेंस का सपोज लिक्विड में इतना इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है, तो जब वो दूर में जाते रहेंगे, एक टाइम ऐसा आने वाला है जब उनका बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस काफी बढ़ चुका होगा, तो वो कन्वर्ट हो चुके होंगे लिक्विड में। इसका मतलब सॉलिड को जब हम हीट देंगे तो मॉलिक्यूल्स दूर में जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। इसका और एक नाम अगर हम बोलूं, इसका और एक नाम है दैट इज फ्यूजन। ओके, नाउ सिमिलर प्रोसेस अगर हम लिक्विड को हीट करें, लिक्विड को जब हम हीट कर रहे हैं तो कन्वर्ट हो जाएगा वेपर में, मतलब गैसियस स्टेट में, मतलब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ भी इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इट इज इंटरमीडिएट, और यहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। सिमिलरली यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज मीडियम, क्योंकि यहाँ काइनेटिक एनर्जी इज वेरी हाई, वेरी हाई काइनेटिक एनर्जी इन गैसेस। तो हम एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो एनर्जी सप्लाई करने से जो मॉलिक्यूल ऑलरेडी दूर में है और गैसियस स्टेट में है, और मॉलिक्यूल और भी दूर में जाएंगे, क्योंकि उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी इनकी इंक्रीज इसलिए हो रही है क्योंकि हम हीट दे रहे हैं, तो मॉलिक्यूल दूर में जाएंगे और थोड़े दूर में जाएंगे। अल्टीमेटली वो इतने दूर में चले जाएंगे कि वो किस में कन्वर्ट हो चुके होंगे? गैस में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। बॉइलिंग और वेपोराइजेशन दोनों ही प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस भी क्या है? एंडोथर्मिक, क्योंकि इसमें भी हम हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, नाउ मतलब सॉलिड से लिक्विड बने एंड लिक्विड से गैस बन गया। रिवर्स प्रोसेस अगर हम सोचेंगे, अगर हमारे पास कोई किसी का वेपर है, मतलब गैसियस स्टेट है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड में। ओके, तो गैसियस स्टेट मतलब मॉलिक्यूल दूर में है, काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है। ओके, नाउ लिक्विड स्टेट मतलब मॉलिक्यूल थोड़े पास में आ जाएंगे, काइनेटिक एनर्जी होगा दैट इज इंटरमीडिएट। तो हम काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना है। काइनेटिक एनर्जी को डिक्रीज करना मतलब हम उसको ठंडा करेंगे, ठंडा करेंगे। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा? मतलब हीट रिलीज होगा। तो या तो मैं यहाँ लिखूं कूल, या मैं यहाँ डेल्टा लिखूं, मतलब हीट रिलीज होगा। तो दोनों ही केस में अगर मैं यहाँ कूल लिख रहा हूँ तो प्रोसेस कैसा हो गया? प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट विल बी रिलीज्ड। तो हम मॉलिक्यूल को ठंडा कर रहे हैं, गैस मॉलिक्यूल्स को, तो अल्टीमेटली उनका काइनेटिक एनर्जी, उनसे हम हीट निकाल रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी उनका डिक्रीज होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। एक टाइम आएगा कि मॉलिक्यूल इतने पास में आ जाएंगे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कंडेंसेशन। कंडेंसेशन
कंडेंसेशन क्या है? दिस इज ऑपोजिट प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, और जिसको हम बोलते हैं वेपोराइजेशन। ओके, नाउ सिमिलरली मेल्टिंग का ऑपोजिट प्रोसेस फ्रीजिंग। तो जैसे कोई लिक्विड स्टेट में है, लिक्विड को हम कन्वर्ट करना चाहते हैं सॉलिड में। सिमिलरली मॉलिक्यूल थोड़े दूर में है, हम उसको और पास में लाना चाहते हैं जिससे वो सॉलिड में बन जाए, तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा? हमको कूलिंग करना पड़ेगा। मतलब प्रोसेस कैसा है? प्रोसेस अगेन एक्सोथर्मिक है। हीट एनर्जी इज रिलीज्ड। जब उनको ठंडा करेंगे तो इनका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी विल बी रिड्यूस्ड। And a time will come when the intermolecular space is so low that substance is converted to solid. तो ये पास में आते जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग, या फिर इसका और एक नाम है जिसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। ओके, नाउ सम अप करते हैं सबको। तो यहाँ पर सॉलिड है, यहाँ पर लिक्विड है, ठीक है, और यहाँ पर कहीं पर मैं लिख रहा हूँ गैस। सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। सॉलिड टू लिक्विड जो होता है उसको हम बोलते हैं मेल्टिंग, और उसको हम बोलते हैं फ्यूजन। लिक्विड टू सॉलिड होता है, उसको हम बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन, या फिर उसका और एक नाम होता है दैट इज फ्रीजिंग। ओके, लिक्विड टू गैस जो होता है उसको हम बोलते हैं बॉइलिंग, या फिर उसका और एक नाम होता है वेपोराइजेशन। गैस टू लिक्विड जो होता है उसका प्रोसेस का नाम होता है कंडेंसेशन। ओके, नाउ जिस टेम्परेचर पे कन्वर्ट होता है एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को हम बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट व्हिच ए सॉलिड मेल्ट्स टू लिक्विड। Similarly, boiling point is the constant temperature at which a liquid is converted to gas. Similarly, condensation point is the temperature at which a gas is converted to liquid. Freezing point is the temperature at which a liquid is converted to solid. तो एक्चुअली किसी सब्सटेंस का मेल्टिंग पॉइंट, सब्सटेंस मतलब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस, मतलब एलिमेंट और कंपाउंड्स का, मेल्टिंग पॉइंट इज इक्वल टू होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वही होता है फ्रीजिंग पॉइंट, और जो होता है बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू कंडेंसेशन पॉइंट। दिस इज फॉर प्योर सब्सटेंसेस। बिकॉज जो मिक्सचर्स होते हैं, मिक्सचर्स उनके अंदर दो तरह के होते हैं, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। उनका बॉइलिंग पॉइंट वगैरह फिक्स नहीं होता। तो मिक्सचर्स डू नॉट हैव फिक्स मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ना तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है ना बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? क्योंकि उनका कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होता। कॉम्पोजिशन इज नॉट फिक्स्ड। तो हम यहाँ पर से बात कर रहे हैं प्योर सब्सटेंस के अंदर अगर हम बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वही फ्रीजिंग पॉइंट होता है। जैसे वाटर के लिए लें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेट इज 0 डिग्री सेल्सियस, एंड आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी होता है 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर वेपर का कंडेंसेशन पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस एट नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, तो ये हमारा कन्वर्जन हो गए। नाउ कुछ सब्सटेंस होते हैं जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट होते हैं सॉलिड से
सॉलिड से अगर हम उनको हीट करेंगे तो दे विल बी डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गैस without passing through the liquid phase. This process is known as sublimation. This process is known as sublimation. So sublimation is the process in which a solid is directly converted to gas without passing through liquid phase. Examples: NH4Cl, ammonium chloride, benzoic acid, naphthalene, dry ice, camphor, etc. ये सब सब्सटेंस जो होते हैं वो सब्लिमेबल होते हैं. ओके, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक. नाउ सब्लिमेशन का उल्टा भी होता है, मतलब रिवर्स प्रोसेस, दैट इज गैस इज अगेन डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिपोजिशन. इट इज reverse process of sublimation. This is actually reverse process of sublimation. मतलब गैस को ठंडा करना पड़ेगा, मतलब प्रोसेस कैसा हो गया, एक्सोथर्मिक प्रोसेस. ओके, नाउ तो ये सारे के सारे प्रोसेस हो गए, इनको भी हम स्टेट चेंज के अंदर, तो जितने स्टेट चेंज होते हैं सब के सब फिजिकल चेंज होते हैं. All state changes are physical change. Now, one more state change, that is evaporation. Very special process. Okay, जैसे हम जानते हैं कि अगर हम एक ग्लास के अंदर पानी रखें, अगर मैंने एक ग्लास लिया और इस ग्लास के अंदर मैंने अगर पानी रख दिया यहाँ तक, सपोज ये पानी का वॉल्यूम है दैट इज 100 ml, तो आफ्टर 1 डे ये पानी का वॉल्यूम थोड़ा घट गया होगा, और आफ्टर 2 और 3 डे पूरा का पूरा पानी यहाँ नहीं होगा, मतलब पानी इवापोरेट हो चुका होगा. तो ये पानी जो वाटर है यहाँ पर दैट was converted to water vapor, वेपर में कन्वर्ट हो गया और यहां से इवापोरेट हो गया. यहां पर रूम टेम्परेचर सपोज 25 डिग्री सेल्सियस था. रूम टेम्परेचर नॉर्मली 25 डिग्री, 20 डिग्री, कभी 30 डिग्री, तो हम 25 उसको लेके चलते हैं. तो पानी का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री सेल्सियस. तो पानी यहां से कैसे बिना 100 डिग्री में पहुंचे कैसे कन्वर्ट हो गया वाटर वेपर. तो एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से हमको मालूम है कि वाटर मॉलिक्यूल को जितना एनर्जी चाहिए वाटर वेपर में कन्वर्ट होने के लिए, एक्चुअली में बॉइलिंग प्रोसेस में एक्चुअली में यहाँ भी उतना ही एनर्जी वो लिया है. लेकिन बॉइलिंग प्रोसेस एंडोथर्मिक प्रोसेस है, उसमें हम डायरेक्टली हीट सप्लाई कर रहे हैं. ये भी एंडोथर्मिक प्रोसेस है, लेकिन ये क्या कर रहा है, ऊपर के जो मॉलिक्यूल है, टॉप मॉलिक्यूल, वो इसके ऊपर जो एयर चल रहा है, एयर मॉलिक्यूल के पास से एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, क्योंकि एयर गैसियस फॉर्म में होता है. हम जानते हैं गैसेस के पास ज्यादा एनर्जी होती है विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड. तो यहां से जब एनर्जी ले लेगा, इस मॉलिक्यूल को जितना एनर्जी चाहिए, तो इस ये मॉलिक्यूल जो बंधा हुआ है अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल से ड्यू टू फोर्स ऑफ कोहेशन, फोर्स ऑफ कोहेशन से बंधा हुआ है. फोर्स ऑफ कोहेशन मींस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम काइंड, यहाँ पर वाटर से.
तो जैसे इसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलेगी, कहाँ से मिलेगी? बाहर से मिलेगी। बाहर यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, तो एटमॉस्फेयर से एनर्जी मिलेगी, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। एक टाइम आएगा कि इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि ये क्या करेगा, इस सरफेस को छोड़कर निकल जाएगा। मतलब ये वाला वाटर मॉलिक्यूल जो कि इस ग्लास के अंदर था, वो इस ग्लास के सबसे ऊपर वाला लेयर से निकल गया और वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है? वाटर वेपर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवापोरेशन। तो ना तो टेम्परेचर यहाँ पर 100 डिग्री पहुंचा, फिर भी ये इवापोरेशन प्रोसेस में चला गया, वेपोराइज हो गया। तो इवापोरेशन कैन ऑकर एट एनी टेम्परेचर, पर एनर्जी उसने उतनी ही ली जितना उसको वेपोराइजेशन में मिलता। पर वेपोरेशन में क्या होता है या फिर बॉइलिंग में क्या होता है, अगर हम नीचे से हीट सप्लाई कर रहे हैं तो बल्क में हर जगह टेम्परेचर सेम होता है, धीरे धीरे हर मॉलिक्यूल एनर्जी लेता है। पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ ओनली सरफेस के जो मॉलिक्यूल है उनके पास कैपेसिटी है कि वो एटमॉस्फेयर से या सराउंडिंग से एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सके। हर मॉलिक्यूल ये चीज नहीं कर सकता, तो ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल ही एनर्जी ये चीज कर सकते हैं। अब उससे कुछ फायदा क्या हुआ कि जो एटमॉस्फेयर है उसकी एनर्जी ये ले लिया, मतलब एटमॉस्फेयर की एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो एटमॉस्फेयर की एनर्जी डिक्रीज हुई मतलब क्या हुआ, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट, इट प्रोड्यूसेस कूलिंग इफेक्ट। जो एटमॉस्फेयर की एनर्जी डिक्रीज हो गई। तो इवापोरेशन इज ए प्रोसेस, evaporation is a process in which a liquid is converted to its gaseous form below its बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट पहुंचेगा नहीं, उससे पहले बॉइलिंग पॉइंट ये ऑकर होगा। ओके, नाउ डिपेंडेंस। इवापोरेशन कौन कौन सी चीजों पर डिपेंड करने वाला है? तो इवापोरेशन पहला चीज डिपेंड करता है सरफेस एरिया के ऊपर, सरफेस एरिया। तो रेट ऑफ इवापोरेशन, आरई में लिख रहा हूं शॉर्ट में, रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। क्योंकि इवापोरेशन कहाँ होता है? सरफेस में। जितना बड़ा सरफेस होगा उतना जल्दी जल्दी टॉप मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी क्या करेंगे? एनर्जी लेंगे एटमॉस्फेयर से और उतना जल्दी इवापोरेट होंगे। जैसे सपोज हमको कप में चाय दिया हुआ है, ओके, इस कप के जो टॉप सरफेस है, सपोज यहाँ पर चाय है, इतना टॉप सरफेस में सपोज 1 लाख मॉलिक्यूल है। अगर मैं इस चाय को लेके प्लेट में डाल दूं, क्योंकि सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, चाय सपोज यहां तक फैल गई, तो सपोज वहां पर क्या होगा कि 3 लाख मॉलिक्यूल अगर सरफेस पे आ गए, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिनके पास कैपेसिटी है कि वो एयर से एनर्जी एब्जॉर्ब करें, इवापोरेट हो, वो क्या होगा? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा हो गए, मतलब रेट ऑफ इवापोरेशन भी जल्दी होगा, तो चाय जल्दी ठंडी हो जाएगी। नॉर्मली हम अगर ठंडा करना होता है तो हम चीजों को इस तरीके से, गर्म चीज को किसी प्लेट में ऐसे फैला देते हैं जिससे वो ठंडी हो जाए। क्योंकि इवापोरेशन से क्या होगा, एनर्जी यहाँ से एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो हमको ठंडक में, मतलब ये चीज जो है बहुत ठंडा लगेगा, फील होगा, और एक्चुअल में टेम्परेचर इसका डाउन हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। पॉइंट नंबर 2, रेट ऑफ टेम्परेचर। पॉइंट नंबर 2 इज टेम्परेचर। तो रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर हम देखें हॉट डे और एक विंटर डे, एक समर का हॉट डे और एक विंटर डे, कहाँ जल्दी कपड़े सूखेंगे? हॉट डे में क्या है, टेम्परेचर हाई है, कपड़े जल्दी सूखेंगे। तो जितना टेम्परेचर हाई होगा उतना रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीज होगा। इसका मतलब क्या है? टेम्परेचर हाई है, इसका मतलब क्या है कि एटमॉस्फेयर के पास ज्यादा एनर्जी है। दैट मीन्स सराउंडिंग
हैज मोर एनर्जी, सराउंडिंग हैज मोर एनर्जी। अगर सराउंडिंग के पास ज्यादा एनर्जी है तो जल्दी जल्दी एनर्जी देगा, किसको? लिक्विड को। इसका मतलब है लिक्विड जल्दी से इवापोरेट हो सकता है। ओके। पॉइंट नंबर 3, विंड स्पीड। अगर हमको कपड़े सुखाने हो तो अगर हम धूप में कपड़े डालें टेम्परेचर ज्यादा होगा, लेकिन अगर सपोज धूप नहीं निकली, बारिश का मौसम है बाहर, तो एक कमरे में हम कपड़े को ऐसे ही टांग देते हैं और एक कमरे में अगर हम कपड़े टांग कर पंखा चला दें तो विंड स्पीड बढ़ जाएगी। अब विंड स्पीड का मतलब, विंड स्पीड आ गई मतलब क्या? तो दैट मीन्स विंड हैज मोर एनर्जी। अगर कहीं पर पंखा नहीं चल रहा है तो वहां पर जो हवा है उसके पास एनर्जी कम है, पर अगर पंखा चल रहा है तो उसके पास एनर्जी ज्यादा है। एनर्जी ज्यादा है मतलब ज्यादा एनर्जी जल्दी से देगा, किसको देगा? लिक्विड को। दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू विंड स्पीड। तो विंडी डे में कपड़े जल्दी सूखेंगे। पॉइंट नंबर 4, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी मीन्स amount of moisture. Humidity means amount of moisture in atmosphere. अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है, अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है मतलब एयर के अंदर बहुत वाटर वेपर्स है, मॉइस्चर है, एयर जल्दी से यहां से वाटर्स को इवापोरेट नहीं करेगा, क्योंकि उसका मतलब वो सेचुरेट होने के ऊपर है। मतलब जितना वो वाटर वेपर लेना चाहिए वो उतना लिया नहीं है, लेकिन ले रहा है। इसका मतलब है कि उस समय वो कंपेरेटिवली रेट को स्लो कर देगा। अगर एयर पूरा ड्राई हुई, मतलब एयर ड्राई है मतलब ह्यूमिडिटी बहुत लो है। अगर ह्यूमिडिटी लो है इसका मतलब है एयर के पास वाटर वेपर्स नहीं है, तो एयर बहुत जल्दी जल्दी वाटर वेपर्स को इवापोरेट करवाएगा, मतलब एनर्जी वहां देगा और वाटर जिससे वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाए। ओके, दैट मीन्स रेट ऑफ इवापोरेशन इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय ह्यूमिडिटी। ओके, तो ह्यूमिडिटी 4 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। एक्चुअल में बायोलॉजी में हम जाएंगे तो ह्यूमिडिटी ऑल्सो डिपेंड्स ऑन सनलाइट, पर सनलाइट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू टेम्परेचर। ओके, तो उसको मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं यहां पर केमिस्ट्री में। नाउ इवापोरेशन बायोलॉजी में अगर हम देखें तो ट्रांसपीरेशन मतलब रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर थ्रू स्टोमाटा by plants, and sweating are also a type of evaporation. ये भी एक तरह के इवापोरेशन ही होते हैं। ओके, नाउ another special process, that is liquefaction. अगर हमारे पास कोई गैस है, हम उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं लिक्विड, तो हम उसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने का मतलब है टेम्परेचर को हम लो कर रहे हैं, टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। टेम्परेचर लो करने से क्या होगा कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर हैं, वो थोड़े पास में आ जाएंगे, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। ओके, नाउ अगर कभी ऐसा सिचुएशन आता है कि हम टेम्परेचर को ज्यादा लो नहीं कर पा रहे, हमारे पास कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है, जैसे हमको रूम टेम्परेचर में उस सब्सटेंस को रखना है, तो उसको बहुत ठंडा नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करते हैं? एक काम करने के अलावा 2 काम एक साथ करते हैं। गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम 2 चीजें अप्लाई करते हैं। हाई प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं, एंड
लो टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं, जो कि यहाँ पर हम कर रहे हैं, टेम्परेचर को रिड्यूस कर रहे हैं। पर टेम्परेचर को रिड्यूस करने के साथ साथ हम एक काम और कर रहे हैं, जो कि हम कर रहे हैं प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। तो प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, जो मॉलिक्यूल दूर में है मॉलिक्यूल फिर से पास में आएंगे, मतलब दोनों प्रोसेस जो है साइड बाय साइड चलेंगे। मतलब प्रेशर बढ़ भी रहा है और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो रहा है। प्रेशर बढ़ना मतलब मॉलिक्यूल पास में आना, टेम्परेचर डिक्रीज होना मतलब मॉलिक्यूल पास में आना। यहाँ क्या होगा, कम टेम्परेचर में सपोज किसी सब्सटेंस को हमने यहाँ से यहाँ डिक्रीज किया तो x डिग्री हमको टेम्परेचर डिक्रीज करना पड़ा, यहाँ उससे कम टेम्परेचर में भी वो सब्सटेंस कन्वर्ट हो चुका होगा गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं लिक्विफिकेशन। Liquefaction is a special process in which gas is converted to liquid by applying high pressure and low temperature. जैसे हमारे घर में जो LPG गैस आती है, that is liquefied petroleum gas, liquefied petroleum gas, ठीक है, तो वो इसी प्रोसेस से लिक्विड में कन्वर्ट हो चुकी है। अंदर में जब वो गैस सिलेंडर के अंदर है वो एक्चुअल में लिक्विड के फॉर्म में है। जैसे ही वो वहां से बाहर निकलती है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि अंदर बहुत प्रेशर है तो बाहर कम प्रेशर होता है, एंड ड्यू टू लो टेम्परेचर बाहर आते ही वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ओके, दिस प्रोसेस इज नोन एज लिक्विफिकेशन। तो लिक्विफिकेशन इज ऑल्सो लिटिल डिफरेंट फ्रॉम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में गैस से लिक्विड, लेकिन सिर्फ टेम्परेचर लो करना है, जबकि लिक्विफिकेशन में गैस से लिक्विड दो चीजें करनी है, प्रेशर इंक्रीज एंड टेम्परेचर डिक्रीज। ओके, थैंक यू।